Thank you very much, sir. Honorable Member Akhish Singh. धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, अपनी बात शुरू करने के पहले सबसे पहले मैं हमारे माननीय रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी को और हमारे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा जी को इस साहसी बजट के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। इसको मैं साहसी क्यों कह रहा हूं, मैं ये भी बताऊंगा। मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने साथियों को ऐसा नेतृत्व प्रदान किया है कि देश के विकास के लिए वे साहसी कदम उठा सकें। महोदय, अंग्रेजी साहित्यकार हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उनकी एक बहुत ही प्रेरक कविता है जिसका हिंदी अनुवाद स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी ने किया है। गहन सघन मनमोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वादे याद मुझको वो आते हैं। अभी कहाँ आराम यह मूक निमंत्रण छलना है। अरे अभी तो मुझको मीलों मीलों चलना है। महोदय, आज हम भारतीय रेल पर जो इसी सत्र में बजट प्रस्तुत हुआ है उस पर चर्चा कर रहे हैं। भारतीय रेल इस देश में सिर्फ आवागमन का एक हिस्सा मात्र नहीं है, बल्कि इस देश के आम जनता के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये भारतीय रेल हमारे किसानों के लिए उर्वरक और खाद पहुंचाकर जहां जीवनदायिनी होने की भूमिका अदा करती है, वहीं इस देश का युवा इसी भारतीय रेल से गांवों कस्बों से निकलकर अपने भविष्य के निर्माण के लिए जाता है। विवाह के पवित्र बंधन में बांधने में गरीब और अमीर का भेद किए बगैर हमारी भारतीय रेल अपनी जिम्मेदारी को निभाती है। इस देश का गरीब, आम आदमी, गांव का किसान, हमारे युवा और महिलाएं इसी भारतीय रेल से सफर करते हैं। लेकिन जब हम इस रेल बजट पर आज चर्चा करने के लिए यहां पर बैठे हैं तो हमें ये कहते हुए दुख होता है कि आज़ादी के बाद से अभी तक पूरे देश को एक सूत्र में बांधने वाली इस भारतीय रेल के साथ में न्याय नहीं हुआ। और इसलिए जो हमारी ये रेल है, ये जिन हालात में पहुंची है, दरअसल में वही हालात हमारे आज के रेल मंत्री के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन हमें प्रसन्नता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे रेल मंत्री डटकर हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। महोदय, 64,600 किलोमीटर के रेलवे ट्रैक्स पर दौड़ने वाली 12,335 रेलगाड़ियां, जो 8,500 रेलवे स्टेशनों पर रोजाना करीब 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों की सेवा करती हैं। इनमें से भी 1 करोड़ 10 लाख रेल यात्री सामान्य डिब्बों में सफर करते हैं। ये वो हैं जो देश के किसान हैं, देश का युवा है, देश की नारी शक्ति है, और यही है इनको सुविधा देने की, लंबी दूरी तय करने की चुनौती। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे रेल मंत्री जी को कि जिन्होंने इस देश को भ्रम में नहीं डाला, बल्कि भारतीय रेल को उस राह पर ले जाने का निर्णय किया जिस पर चलकर ये रेल भविष्य की रेल बन सके। मैं हमारे रेल मंत्री जी की एक बात को यहां दोहराना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि भारतीय रेल के हाई डेंसिटी वाले नेटवर्क में 1219 खंड हैं। ये वो खंड हैं जो देश के महानगरों को रेल के माध्यम से जोड़ते हैं, और इनमें से 492 खंड ऐसे हैं जो अपनी क्षमता के 100% से ज्यादा पर काम कर रहे हैं। 228 खंड ऐसे हैं जो अपनी क्षमता के 80 से 100% पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये सदन, यहां बैठे हुए लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि इसका मतलब क्या है। हमारी भारतीय रेल किन दबावों से होकर गुजर रही है। इतना दबाव की रेल नेटवर्क के रखरखाव में मुश्किलें आ रही हैं। इतना दबाव कि राजधानी शताब्दी जैसी हमारी रेलगाड़ियां, जिन्हें
150 किलोमीटर से अधिक की गति पर हम चला सकते थे, हमें 70 किलोमीटर की रफ्तार पर आज चलाना पड़ रहा है। चालू इतना दबाव कि जिन पटरियों पर राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनें चल रही हैं, उन्हीं पर पैसेंजर भी चल रही हैं और उन्हीं पर मालगाड़ियों को भी चलाना पड़ रहा है, वो भी मात्र 25 से 30 किलोमीटर की रफ्तार पर। आखिर क्या कारण है कि ऐसे हालात हुए उस रेल के जिसको हम इस देश की धमनी कहते हैं? मैं ये भी बताना चाहूंगा कि क्यों मैंने इस बजट को साहसी कहा है। हम जरा पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें। साल 2013 में जो ऑपरेटिंग रेशो था वो था 90.19%। साल 2012 में था 94.85%। साल 2011 में ऑपरेटिंग रेशो था 94.59% और साल 2010 में था 95.28%। लेकिन इस बार महोदय रेल बजट में ऑपरेटिंग रेशो 88.5% रखने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले 9 सालों में सबसे बेहतर लक्ष्य है। और यही है भारतीय रेल के लिए, किसी भी रेल मंत्री के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती, जिसको हमारे माननीय रेल मंत्री जी ने स्वीकार किया है। अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, साल 2001-2002 में पैसेंजर ट्रेनों की संख्या थी 8,897, जो साल 11-12 तक बढ़कर 12,335 हो गई। इसका मतलब है कि 10 साल में 3,438 नई ट्रेनें अलग अलग रेल मंत्री महोदयों ने शुरू की है। हम हर बार रेल बजट में इस बात को देखते रहते थे कि किस रेल मंत्री ने कितनी रेलगाड़ियां शुरू की, किसने कितने फेरों में वृद्धि की, कितनों को आगे बढ़ाया। और इसी दबाव के चलते भारतीय रेल के वित्तीय हालातों को जानते हुए भी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को जानते हुए भी किसी रेल मंत्री ने यह साहस नहीं किया कि वो नई रेलगाड़ियों की नहीं बल्कि पहले रेल यात्रियों की सुविधाओं की बात करे। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कभी किसी पूर्व के हमारे रेल मंत्री ने यह पूछा कि देश की 64,600 किलोमीटर लंबी रेल लाइनों पे दौड़ने वाले इन गाड़ियों में लगभग 2,30,00,000 जो रेल यात्री हैं, उनको हम क्या सुविधा दे पा रहे हैं? सभापति महोदय, इनमें से जो सामान्य श्रेणियों में यात्रा करने वाले 1,10,00,000 यात्री हैं, उनको एक सीट भी हम देने की स्थिति में है क्या? और महिला रेल यात्रियों को तो सुरक्षित यात्रा का भरोसा भी देने की स्थिति में हम इसके पहले कभी नहीं रहे। और इसीलिए अभी हमारी महिला साथी सांसद माननीय काकोनी जी यहाँ पर नहीं है, वो बहुत सी बातें कह रही थी जिस समय पर ममता जी ने अपना रेल बजट प्रस्तुत किया था। उस समय मैंने अपने चर्चा में मैंने पूछा था कि आपने इज्जत योजना की बात तो की है, लेकिन कभी आपने एक हाथ में पोटली उठाए हुए दूसरे हाथ में गोद में बच्चे को लेकर बड़ी मुश्किल से रेल के डिब्बे में चढ़ने वाली हमारी उस मां बहन की चिंता की है, जो टॉयलेट के पास खड़े होकर डरी हुई आंखों से लोगों को देखती रहती है, इस बात से डरती रहती है कि कोई उसको वहां से भी ना हटा दे? कभी आपने हमारे उस गरीब मजदूर बुजुर्ग किसान की चिंता की है, जो लाठी टेकते हुए दरवाजे के पास खड़े होकर यात्रा करता है? सभापति महोदय, और इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारे माननीय रेल मंत्री जी का यह बजट इसलिए साहसी है क्योंकि सिर्फ नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की बात नहीं की, बल्कि साथ में इस देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए, हमारी गरीब मां बहनों के लिए सामान्य श्रेणी के डिब्बों को बढ़ाने की बात भी की है। उन रेलगाड़ियों में अतिरिक्त सवारी डिब्बों को जोड़ने की बात भी की है। कई रेलगाड़ियों में 24 के स्थान पर 26 सवारी डिब्बे जोड़े जाने की बात की है, जिसका सीधा मतलब है आम रेल यात्री को अधिक स्थान मिलने की संभावना। और अब बात सिर्फ सवारी डिब्बों को बढ़ाने तक की नहीं है, उन सब डिब्बों में सफर करने वाले यात्रियों की यात्रा सुरक्षित रहे, सुखद रहे, इसको लेकर भी इस रेल बजट में चिंता की गई। पहली बार किसी रेल मंत्री की नजर इस बात पर गई है कि अपर बर्थ पर चढ़ने के लिए बनाई गई जो सीढ़ियां हैं, ये असुविधाजनक है और इसलिए उन सीढ़ियों के स्थान पर सुविधाजनक सीढ़ियां बनाई जाना चाहिए।
सीनियर सिटीजन्स के लिए ये पहली बार बात हुई है। बहुत बार हम देखते थे ट्रेन में सफ़र करते हुए कि 70 साल, 75 साल, 80 साल के बुजुर्गों को ऊपर की बर्थ मिला करती थी। उनके लिए तय किया गया है कि उनको निचली बर्थों में कोठा बढ़ाया जाएगा। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इन बातों की ओर पहले की सरकारों का ध्यान नहीं गया। फरवरी 2014 में जो इस सदन में अंतरिम बजट प्रस्तुत किया गया था, जब मैं उसको देख रहा था तो कुछ आंकड़े सामने आए थे। हमारे पूर्व रेल मंत्री जी सदन में मौजूद हैं, कुछ गलती हो तो उसको ठीक करेंगे। 17 प्रीमियम ट्रेनें, 39 एक्सप्रेस ट्रेनें, 10 पैसेंजर मेमू डेमू, ये सारी घोषणाएं आपने की थी। इसके अलावा 6 ट्रेनें थी जिनके फेरे बढ़ाए गए थे। लेकिन भारतीय रेल की फाइनेंशियल हेल्थ या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बोलते वक्त इस सदन को यह नहीं बताया गया कि इस देश की धमनियां कही जाने वाली भारतीय रेल किन दबावों से गुजर रही है, कैसे भारतीय रेल के कई खंड 100% से ज्यादा क्षमता पर काम कर रहे हैं। ये बताने का साहस पहली बार इस बार के रेल बजट में हमें देखने को मिला है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस और यूपीए की सरकार के समय पे परियोजनाओं को पूरा करने पर नहीं बल्कि नई नई घोषणाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया और इसलिए पिछले 30 सालों में 1,57,883 करोड़ रुपए की लागत की 676 परियोजनाएं स्वीकृत की गई और उनमें से मात्र 317 परियोजनाओं को ही पूरा किया गया। शेष जो 359 परियोजनाएं बाकी हैं उनको पूरा करने के लिए 1,82,000 करोड़ रुपए से अधिक की आवश्यकता है। कौन इनको पूरा करेगा? इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ हम कहना चाहते हैं कि आप तो राजनीतिक आधार पर पैसा देने का परियोजनाओं के लिए निर्णय लिया करते थे, लेकिन हम किसी भेदभाव के बगैर प्राथमिकता के आधार पर इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने का भरोसा सदन को दिलाते हैं। महोदय, पिछले 10 सालों में 7,000 करोड़ रुपए की मूल्य की 99 नई लाइन परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया था। सदन को जान के आश्चर्य होगा कि उनमें से मात्र एक परियोजना पूरी हुई है और इसलिए हमारे रेल मंत्री नहीं चाहते कि इस देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाने वाली ये परियोजनाएं मजाक का कारण बने। मेरी नज़र 2013-14 के रेल बजट पर भी गई थी। फुल फ्लेज्ड बजट था, उसमें भी एक्सप्रेस ट्रेनें, पैसेंजर ट्रेनों की बात की गई थी, लेकिन उसमें भी ये नहीं बताया गया कि ये रेल भविष्य की रेल कैसे बनेगी। उस समय के जो रेल मंत्री हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इसी सदन में अपने भाषण में उन्होंने माना था कि काकोदकर कमेटी और सैम पित्रोदा कमेटी की सिफारिशों में से केवल कुछ पर काम शुरू हुआ है, बाकी पर सरकार विचार कर रही है। सभापति महोदय, ये समितियां भारतीय रेल की आधुनिकीकरण और सुरक्षा को लेकर थी। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन यह जरूर बता रहा हूं कि इन्होंने क्या किया। 1960 में एक कुंजरू समिति बनाई जो रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी थी। इस कमेटी ने अपनी सिफारिशें दी। फिर 68 में एक बार वाचू कमेटी बनाई, वो भी रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी थी, इसने भी सुरक्षा को लेकर सिफारिशें दी। फिर 78 में एक सीकरी कमेटी बनाई, ये भी रेलवे सेफ्टी को लेकर थी। फिर जस्टिस खन्ना की अध्यक्षता में खन्ना कमेटी बनी। इसको कहा गया कि वो तमाम अभी तक की जो सिफारिशें दी गई हैं उनका अध्ययन करके सरकार को बताए। सिलसिला यहां भी नहीं रुका, उसके बाद फिर अनिल काकोदकर की अध्यक्षता में एक हाई लेवल रेलवे सेफ्टी रिव्यू कमेटी बनाई। रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर पित्रोदा जी की भी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। इतनी कमेटियां, लेकिन 50 साल से ज्यादा समय तक देश में सरकार चलाने वाले मात्र देश में 11,000 किलोमीटर की रेल लाइन जोड़ पाए। रेलवे ट्रैक्स में आधे का भी इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर पाए। सिर्फ कमेटियां बनाने से रेलवे का विकास, सभापति महोदय, नहीं हो सकता। काकोदकर समिति ने क्या कहा था वो महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था कि हर साल कम से कम 15,000 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत होती है। और ये मरने वाले लोग कौन होते हैं? आम आदमी, गरीब, किसान, मजदूर जैसा हमारा कोई देशवासी। और ये भी कहा था कि वर्ष 2010 में पूरी दुनिया में जो 50 बड़ी रेल दुर्घटनाएं हुई हैं उनमें से केवल 30%
भारत में ही हुई हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखा हो ऐसा दिखाई नहीं देता। बजट की आलोचना करना तो आसान है, लेकिन सच्चाई ये सामने है। वेणुगोपाल जी अपने भाषण में कह रहे थे कि बोगियां 25 साल पुरानी हैं, लेकिन उनकी जानकारी के लिए कि केवल बोगियां नहीं, बल्कि रेलवे के पास HLB कोच, रोलिंग स्टॉक, फायर ब्रेक सिस्टम, मॉडर्न ट्रैक पिट, स्लीपर, लॉन्ग वेल्डर रेल, रूट रिले इंटरलॉकिंग, ट्रैक सिग्नलिंग सिस्टम और पैनल इंटरलॉकिंग, ये सारी की सारी तकनीक 25 साल से अधिक पुरानी है। 50 साल से अधिक समय तक इनको ये करने से किसने रोका था? आज छोटे छोटे देशों में भी मालगाड़ियां 25 मीट्रिक टन का एक्सेस लोड लेती हैं महोदय। इनकी रफ्तार 120 से 150 किलोमीटर तक होती है, जबकि भारतीय ट्रेन मालगाड़ियां 18 से 20 मीट्रिक टन का लोड लेती हैं। ये विरासत है जो हमें प्राप्त हुई है महोदय। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि देश को सच्चाई बताने के लिए साहस चाहिए, और ये साहस रेल मंत्री जी ने बताया है। और ये भी कहा है कि रेलवे में लंबे समय से कम निवेश हुआ है। इससे क्या हुआ? इससे नुकसान हुआ देश का, रेलवे का काम प्रभावित हुआ, उसकी कार्यक्षमता घटी। महोदय, एक बहुत बड़ा विषय जिसकी 17 बार चर्चा होती है वो है सफाई। ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। इसको लेकर भी आपकी सरकार कितनी गंभीर थी, इनकी सरकार कितनी गंभीर थी, ये स्पष्ट होता है कि यूपीए के एक मंत्री ने तो खुलेआम ये कहा था कि भारतीय रेल खुला शौचालय, लेकिन ये खुला शौचालय शौचालय ना रहे, इसको रोकने के लिए आपने क्या किया? ये पहली बार हुआ है कि भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों, रेलगाड़ियों की साफ सफाई जैसे मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए अब एक सफाई के लिए एक नया पूरा विभाग ही अलग से बनाया जा रहा है। ये प्रस्ताव माननीय रेल मंत्री जी इस बजट में लेकर आए हैं। एक ऐसा विभाग जो केवल रेलवे स्टेशनों, रेलगाड़ियों में साफ सफाई का ही ध्यान रखेगा, और शायद देश के आम यात्री को यही चाहिए था। अब इंटीग्रेटेड क्लीनिंग जो है ये केवल एक औपचारिकता नहीं रहेगी, बल्कि एक विशेष कार्य के रूप में रेलवे में देखा जाएगा, और इसके लिए प्रोफेशनल एजेंसीज की मदद ली जाएगी। रेलवे कर्मचारियों को इसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। बाकी बहुत सी बातें हमारे योगी जी ने कह दी, उनको मैं दोहराऊंगा नहीं। बायो टॉयलेट्स की बात है, डिस्पोजेबल बिस्तर की बात है, डिस्पोजेबल बैग की बात है। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद भी हमारी एनडीए सरकार अभी जब बनी थी तो पहला इंटरिम बजट जो आया था उसमें भारतीय रेल के लिए सबसे आवश्यक जो विषय है साफ सफाई, इसके लिए 40% की वृद्धि की थी। और हमें कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बजट में हमारे रेल मंत्री जी ने यात्री सुविधाओं के लिए आवंटन में 67% की वृद्धि की है। हमारी भारतीय रेल दुनिया के सामने शर्म का विषय ना बने, बल्कि हम इस पर और अपने नेतृत्व पर गर्व कर सकें। ऐसे उपाय हैं जो हमारे एनडीए की सरकार की गंभीरता दिखाते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है महोदय, बात छोटी सी है, लेकिन हमारे रेल मंत्री को आजादी के 65-68 साल के बाद इस सदन में आकर यह कहना पड़ रहा है कि हम स्टेशनों में वाटर वेंडिंग मशीन लगाएंगे ताकि कम दाम पर इस देश के गरीब आदमी को पीने का पानी हम उपलब्ध करा सकें। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आजादी के इतने साल बाद तक, 65 साल में से 55 साल तक राज करने के बाद इस देश के गरीब आदमी को स्टेशन पर पीने का साफ पानी भी उपलब्ध नहीं करा सके। आज इस बजट की आलोचना करते हैं। सभापति महोदय, मुझे 2014 का पिछली सरकार का इंटरिम बजट फिर से उसके बारे में कहना चाहूंगा। उसमें पैसेंजर एमिनिटीज वाला सेक्शन देख रहा था, साफ सफाई को लेकर वहां भी कुछ नहीं मिला। 2013 में जो बंसल जी ने रेल बजट प्रस्तुत किया था उसमें कुछ बात की गई थी कि 8,500 रेलवे स्टेशनों में 104 स्टेशनों पर साफ सफाई पर ध्यान देंगे। क्या हुआ पता नहीं। बायो टॉयलेट्स बढ़ाने की बात की थी, कितने बढ़ाएंगे पता नहीं। 12,335 ट्रेनों में से कितनों में लगाएंगे कोई जानकारी नहीं। 200 रेलवे स्टेशनों पर मैकेनाइज्ड क्लिनिक की बात की थी, उसका भी कुछ पता नहीं। 2011-12 के रेल बजट में भी जो पेश किया गया था उसमें भी इसके बारे में कोई बात नहीं थी। महोदय, मैं पूर्व के रेल मंत्रियों के कामकाज पर कोई टिप्पणी नहीं, बल्कि भारतीय रेल के लिए, भारतीय रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बेहतर नीति का निवेदन करना चाहता हूं। और इसके लिए
चाहे इधर के लोग हों या उधर के, सबको एक साथ मिलकर इस रेलवे के विकास के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ सबका विकास, इसको एक साथ दोहराने की आज आवश्यकता है। होना तो यह था महोदय कि दुनिया के दूसरे देश रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में हमसे कुछ सीखते, लेकिन आज हम ये कहने के लिए मजबूर हैं कि अपने रेल यात्रियों को हम खाने के लिए गुणवत्तापूर्ण भोजन उनको मिले, इसके लिए हम ब्रांडेड भोजन उनको उपलब्ध कराएंगे। आज़ादी के बाद के इतने सालों में हम भोजन और पीने का पानी भी उनको ठीक से उपलब्ध नहीं करा सके। अध्यक्ष महोदय, 20 मिनट हो चुके हैं। बंसल जी ने 2013-14 में अपने रेल बजट के भाषण में कहा था कि रेल यात्री एक सुरक्षित और आरामदेह यात्रा के हकदार हैं। आज़ादी के 65 साल के बाद भी वो सिर्फ ये बता रहे थे कि वो सुरक्षित यात्रा के हकदार हैं। तो क्या ये इस बात की प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब हम इस तरफ आएंगे तब इन चीज़ों को हम ठीक करेंगे? ठीक है, इस चुनौती को स्वीकार किया हमारे रेल मंत्री ने, इसको करके दिखाएंगे। अब हम और भी आगे बढ़े हैं। रेलगाड़ियों में महिला डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे से नज़र रखने की बात की गई है ताकि महिला रेल यात्री अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। अब शिकायत के लिए किसी स्टेशन पर जर्नी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि चलती ट्रेन में ही आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। एक सुरक्षा के लिए टोल फ्री नंबर भी निर्धारित कर दिया गया है। सभापति महोदय, रेल दुर्घटनाएं इस देश का एक भारतीय रेल के लिए एक दर्दनाक पहलू हैं। इससे न केवल रेलवे की संपत्ति का नुकसान होता है, बल्कि हमारी रेल सेवाएं भी इसके कारण बाधित होती हैं। हम अपने कई देशवासियों को भी इसके कारण खोते हैं। सरकार की कोशिश है कि रेलवे सेफ्टी को लेकर बेहतर से बेहतर लक्ष्यों को हम प्राप्त करें। साल 2007 से 2012 तक भारतीय रेल के डीरेलमेंट की 398 घटनाएं हुई हैं। इन्हीं वर्षों में साल 2007 से 12 के बीच में लेवल क्रॉसिंग एक्सीडेंट की बात करें तो 330 दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। 2009 से 12 के बीच में 402 रेल यात्रियों ने अपनी जान खोई है। ये चिंताजनक आंकड़े हैं। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जिनको मैं बता सकता हूं। केवल 2011 में 10-11 और 11-12 में 12,795 लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान रेलवे को हुआ है। महोदय, बस 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा, मैं अपनी ही पार्टी का टाइम ले रहा हूं। 2002-2003 में माननीय अटल जी के समय जब एनडीए की सरकार थी, तब कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान की शुरुआत हुई थी, जो भारतीय रेल की सुरक्षा भावना को लेकर थी। 10 साल में 2 चरणों में इसको पूरा होना था, लेकिन कैग की रिपोर्ट कहती है कि 31,835 करोड़ रुपए के फंड के साथ ये जो सेफ्टी प्लान शुरू हुआ था, इसका पहला चरण 2008 में भी पूरा किया नहीं जा सका। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। 2004 में महोदय तय हुआ था कि 2009 तक 5,000 ट्रेन में फायर अलार्म सिस्टम लगाए जाएंगे, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि 2010 में केवल प्रयोग के तौर पर एक ट्रेन में ये सिस्टम आप लगा सके थे। ऐसे बहुत सारे आंकड़े हैं जिनको लेकर मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। सभापति महोदय, 47.33% दुर्घटनाएं जो रेलवे कर्मचारियों के कारण नहीं होकर दूसरे कारणों से होती हैं, उनमें से अधिकांश अनमैन्ड लेवल क्रॉसिंग पर होती हैं। ये चिंताजनक है, क्योंकि पूरे देश में 30,000 से ज्यादा 30,348 लेवल क्रॉसिंग हैं, जिनमें 11,563 लेवल क्रॉसिंग मानव रहित हैं। और हमें खुशी है कहते हुए कि माननीय रेल मंत्री जी ने निर्णय किया है कि इस बार 3,500 मानव रहित जो लेवल क्रॉसिंग है उनको हटा दिया जाएगा। ये आप भी कर सकते थे, लेकिन ये संसाधनों की कमी का रोना रोते रहे। महोदय, हमारे रेल मंत्री जी ने इन आने वाले 5 सालों में रेलवे का कायाकल्प करने के लिए 8.5 लाख रुपए के निवेश की योजना बनाई है। इसके पहले देश में सरकारें कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाए। ये क्यों करना पड़ा, उसके अनेक कारण हैं। केवल एक पर मैं बात करना चाहता हूं कि इनके समय पर जो सैम पित्रोदा की समिति बनी थी, क्या और भी साथी लोग? हाँ, मैं समाप्त कर रहा हूं। जो समय मुझे बताया गया था उसमें 5 मिनट बाकी हैं सभापति महोदय, आपकी अनुमति से। केवल मैं एक की बात कर रहा हूं कि सैम पित्रोदा समिति जो बनी थी वो रेलवे के आधुनिकीकरण को लेकर थी। उसने रिपोर्ट दी थी कि भारतीय रेल को भविष्य की रेल बनाना है तो इसके लिए 8,39,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
दिनेश त्रिवेदी जी ने समिति बनाई थी, उनको ही बाहर कर दिया गया। बंसल जी आए, वो भी चले गए। खड़गे जी आए, लेकिन परिणाम कुछ नहीं था। पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान 11-12 में भारतीय रेल में 80 इंटरनल सेफ्टी ऑडिट किए गए, 30 इंटर रेलवे सेफ्टी ऑडिट किए गए, ठीक कमेटियों की तरह, जिसका मैंने पहले ही उल्लेख किया है, लेकिन नतीजा जीरो रहा। रेलवे ट्रैक्स पर भी बहुत सी बातें की जा सकती हैं, लेकिन मैं उसको भी छोड़ रहा हूं। सभापति महोदय, आज जरूरत है कि आज की रेल को भविष्य की रेल के लिए तैयार किया जाए, और इसके लिए रेल मंत्री जी ने आज दिन तक की सबसे बड़ी राशि 96,182 करोड़ रुपए की लागत की 77 परियोजनाओं को स्वीकृत किया है, जिनसे 9,400 किलोमीटर लंबे ट्रैक्स पर दोहरीकरण, तहरीकरण और चौड़ीकरण का कार्य किया जाएगा। इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का काम भी शामिल है। और इस सदन की जानकारी के लिए ये राशि 2013-14 के बजट से स्वीकृत राशि से 2,700 गुना ज्यादा है। रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करें तो वहां भी स्थिति लगभग वही रही है कि 31.39% ट्रैक का विद्युतीकरण पहले हो पाया है, आधे का भी आप नहीं कर पाए। अब उसके लिए भी हमारी सरकार ने जिम्मेदारी उठाई है कि इसको पूरा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसके बिना ये अधूरा रहेगा, भारतीय रेल की क्षमता विस्तार के लिए बहुत जरूरी है महोदय कि गेज कन्वर्जन पर काम करें। ये आज भारतीय रेल की जरूरत है। हमें नैरो गेज को और मीटर गेज को बड़ी गेज में परिवर्तन करना पड़ेगा, जिसके कारण संचालन और रेलवे का समय दोनों की ही कार्यकुशलता बढ़ती है। लेकिन इस पर कितने गंभीर रहे हैं ये भी सामने है। खड़गे जी यहाँ बैठे हैं, इनके समय पर केवल 383 किलोमीटर के अमान परिवर्तन की बात की गई थी, लेकिन इस बार हमारे रेल मंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 800 किलोमीटर का, जो निश्चित रूप से पूरा करके दिखाएंगे। महोदय, अंत में मैं थोड़ी सी बातों के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। सरकारें वही सफल होती हैं जिनमें दूरदृष्टि हो, दृढ़ इच्छा शक्ति हो, जिनमें इस देश के किसान के प्रति सम्मान हो, जिनमें मजदूरों के प्रति करुणा हो, जिसमें युवाओं के प्रति वात्सल्य का भाव हो, और जिनमें नारी के प्रति श्रद्धा हो। और हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि वक्त बदल रहा है और इसलिए हम सबको अपनी सोच बदलना पड़ेगी। समय के साथ साथ दुनिया के साथ हमारी रेल को आगे लेकर जाना पड़ेगा, ताकि भारतीय रेल इस देश के आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा बनी रहे, भविष्य की रेल बनी रहे। ये रेलगाड़ी सिर्फ उत्तर में कश्मीर को दक्षिण में कन्याकुमारी से और पश्चिम में गुजरात को नॉर्थ ईस्ट में और मेघालय से भर नहीं जोड़ती, बल्कि इस देश के आम आदमी के दिलों को भी जोड़ती है। ये इस देश के किसानों की जिंदगी का हिस्सा है, इस देश के युवाओं के भविष्य के सपनों की वाहक है, इस देश की महिला शक्ति का विश्वास है। लेकिन भारतीय रेल को अगर हमें भविष्य की रेल बनाना है तो हम सबको एक साथ मिलकर रेल के विकास के लिए ठोस कदम उठाने के लिए हमारे विजनरी रेल मंत्री माननीय सुरेश प्रभु जी और मनोज सिन्हा जी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा होना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है रेल को लेकर, स्पीड, स्केल, सर्विस और सेफ्टी, इस विजन को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और यही भारतीय रेल के विकास का आधार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ इस बजट का समर्थन करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। पूर्व में ही मैंने अपनी मांग माननीय रेल मंत्री जी को अपने प्रदेश के संबंध में सौंप दी है। मुझे विश्वास है उनके नेतृत्व में वे सभी पूरी होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल स्पीकर